हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम इन कोलंबा, यानी कबूतर के अंदर पाचन तंत्र। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कबूतर जो है वो उसमें डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कबूतर बहुत कॉमन पक्षी है, हम सब ने कबूतर को देखा है। तो यह इसका भोजन क्या है? यह जो है अनाज, दालें, फलों के बीज आदि को अपनी चोंच की सहायता से भक्षण करता है। इसके साथ साथ में यह छोटे कीटों का भी जो है भक्षण करता है। ठीक है, तो कॉमन क्या है? यह दालें और अनाज। अब हम लेते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। इसकी एलिमेंट्री कैनाल लंबी होती है और कुंडलित होती है, जिसका व्यास भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यहाँ आप डायग्राम में देखो, यहाँ एलिमेंट्री कैनाल पूरी बनाई हुई है जो माउथ से शुरू होती है। माउथ के बाद में बक्कल कैविटी, फिर फेरिंक्स, ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में ये स्टमक वाला पार्ट है, फिर ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, और लास्ट पार्ट है क्लोइका, यानी क्लोइकल अपर्चर के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल बाहर ओपन होती है। तो यहाँ हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसके से? माउथ वाले पार्ट से। तो माउथ कैसा होता है? इसका एक चौड़ी दरार के समान संरचना होता है जो श्रृंगीय चोंच में होता है। ये अपर बीक है इसकी, और ये लोअर बीक, यानी ऊपर का चोंच और नीचे की चोंच। तो चोंच, ऊपर और नीचे की चोंच के मध्य में बीच में क्या है? माउथ है। और इनमें दांत, पक्षियों में दांत नहीं होते हैं, तो इसमें दांत अनुपस्थित हैं। अब माउथ ओपन होता है किसमें? बक्कल कैविटी में, यानी मुख गुहा में खुलता है। अब हम लेते हैं इसकी बक्कल कैविटी के बारे में। ये चोंच, दोनों चोंचों को खोल करके हमने ये डायग्राम बनाया है। तो इसके अंदर आएगा क्या? मुख गुहा का फर्श वाला भाग और मुख गुहा का छत वाला भाग। ठीक है, बक्कल कैविटी का फर्श वाला भाग और बक्कल कैविटी का छत वाला भाग। तो हम पहले लेते हैं फर्श वाले भाग पर। फर्श वाले भाग पर क्या पाई जाती है? ये जीभ पाई जाती है। हम अपने भी माउथ में देखें, जो जीभ है वो कहाँ पर है? बक्कल कैविटी के फर्श वाले भाग पर है। तो यहाँ पक्षी में भी जीभ कहाँ पर है? फर्श वाले भाग पर। तो जीभ किस प्रकार की है? लंबी है, संकरी है, ट्रायंगुलर है और मांसल संरचना है। ठीक है, और ये जो जीभ है ये बहिर्सारित प्रकार की नहीं है, यानी बाहर नहीं निकल सकती है, बक्कल कैविटी में ही रहती है, अबहिर्सारित प्रकार की है। ठीक है, और इस जीभ के ऊपर क्या होगा? श्लेष्मा ग्रंथियाँ और स्वाद कलिकाएँ, स्वाद कलिकाएँ, टेस्ट बड्स एंड म्यूकस ग्लैंड्स, लेकिन इनकी संख्या इसमें कम होती है। तो ये तो हो गया बक्कल कैविटी में फर्श वाले भाग में हमें टंग के बारे में बताना है, जीभ के बारे में बताना है। अब हम लेते हैं इसके छत वाले भाग पर। बक्कल कैविटी में छत वाले भाग पर आप अपने मुंह में देखो, बक्कल कैविटी में छत वाले भाग पर क्या होता है? तालु होता है। तो छत वाले भाग पर क्या पाया जाता है? तालु वलन पाया जाता है। इसके अलावा इसके बक्कल कैविटी में होता है सब लिंगुअल ग्लैंड्स, अधो जिह्वा ग्रंथि, यानी जीभ के नीचे एक क्या पाई जाती है? सब लिंगुअल ग्लैंड, अधो जिह्वा ग्रंथि पाई जाती है। और बक्कल कैविटी में होती है एक जोड़ी कोणीय ग्रंथियाँ, कोणीय यानी एंगल बनाते हुए एंगुलर ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं। ये सबलिंगुअल ग्लैंड और एंगुलर ग्लैंड का क्या कार्य है? यह जो है बक्कल कैविटी को नम बनाए रखती हैं, और इनके अंदर, पक्षियों के अंदर लार ग्रंथियां नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं होती हैं। कौन सी ग्लैंड बताई इसमें? सबलिंगुअल ग्लैंड एक, और एक जोड़ी एंगुलर ग्लैंड, जो भोजन को क्या बनाती है? नम बनाए रखती है। ठीक है, अब हम लेते हैं आगे। इसमें बक्कल कैविटी ओपन होती है किसमें? फेरिंक्स में। बक्कल कैविटी फेरिंक्स में ओपन होती है। तो यहाँ ये हो गया माउथ वाला पार्ट, इसके पीछे ये बक्कल कैविटी, और इसके थोड़ा सा पीछे क्या है? फेरिंक्स।
क्योंकि बक्कल कैविटी और फेरिंग्स में अलग से विभेदन नहीं है, इसलिए इसको कॉमन कह देते हैं बक्को फेरेंजियल कैविटी। क्या कह देते हैं? बक्को फेरेंजियल कैविटी। यहाँ पर भी आप देखो, अब यहाँ से ये है फेरिंग्स वाला भाग, ये क्या है? फेरिंग्स वाला भाग, यानी बक्कल कैविटी का पश्च भाग। बक्कल कैविटी का पश्च भाग ग्रसनी कहलाता है। अब हम लेते हैं ग्रसनी की छत पर। यहाँ आप डायग्राम देखो, यहाँ छत पर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल तो बाहर की तरफ से दिख रहे हैं, तो ये इंटरनल नॉस्ट्रल के द्वारा अंदर की तरफ खुलेंगे। तो छत पर क्या है, हम इस डायग्राम में लेते हैं, यहाँ पर छत पर, यहाँ पर फेरिंग्स की छत पर इंटरनल नेयर्स ओपन हो रहे हैं। इंटरनल नेयर्स यानी एक जोड़ी अंतः नासारंध्र खुलते हैं, जो तालुवलन, ऊपर की तरफ जो तालुवलन है, तो तालुवलन के द्वारा ढके हुए रहते हैं। एक जोड़ी क्या है? अंतः नासारंध्र खुलते हैं। इसके अलावा इसके थोड़ा सा पीछे की तरफ एक ओपनिंग है, किसकी? यूस्टाचेन नलिकाओं की। यूस्टाचेन नलिका की एक ओपनिंग है। ये नलिका किससे कनेक्टेड होती है? कान से। ठीक है। अब हम लेते हैं, ये तो हो गया छत वाले भाग पर। अब हम लेते हैं यही छत वाले भाग पर आगे की तरफ जो है, क्या आगे मतलब यहाँ पीछे की तरफ क्या पाया जाता है? कोमल तालु। क्या है? कोमल तालु। तो ये हो गया छत वाले भाग का डिस्क्रिप्शन। अब हम लेते हैं इसके जो है फर्श वाले भाग में क्या पाया जाता है? बक्कल कैविटी के फर्श वाले भाग में, बक्कल कैविटी के फर्श वाले भाग पर एक अंडाकार छिद्र है। ये एक अंडाकार छिद्र है। यह अंडाकार छिद्र क्या कहलाता है? ग्लॉटिस कहलाता है। ग्लॉटिस वो छिद्र है जिसके द्वारा फेरिंग्स श्वास नलिका में ओपन होगी। हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमने ईसोफेगस बनाया है, लेकिन यही गर्दन में समानांतर में चलती है क्या? श्वास नलिका, ट्रैकिया। तो ये ग्लॉटिस वो छिद्र है जिसके द्वारा जो फेरिंग्स है ये किस में ओपन होती है? ट्रैकिया में, श्वास नलिका में ओपन होती है। और ये जो ग्लॉटिस है इसकी दीवारें कंठिका उपास्थियों यानी लैरेंजियल कार्टिलेजेस के द्वारा सपोर्टेड होती है। तो ये एक ओपन छेद होता है, छोटा ग्लॉटिस, जो इसके फर्श पर पाया जाता है। इसके बाद में यानी ग्लॉटिस के पीछे एक बड़ा छिद्र पाया जाता है। यहाँ आप देखो एक बड़ा छिद्र पाया जाता है, और यह छिद्र है गुलेट। तो ये वो छिद्र है जिसके द्वारा फेरिंग्स जो है वो किस में ओपन होगी? ईसोफेगस में ओपन होगी। तो फेरिंग्स के पश्च वाले भाग में, फर्श पर पश्च वाले भाग में दो छिद्र हैं। एक अंडाकार छिद्र है जो ग्लॉटिस कहलाता है, जो ओपन होता है किस में? श्वास नलिका में। और दूसरा गुलेट है उसके पीछे की तरफ, जो ओपन होता है किस में? ईसोफेगस में ओपन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बता दी, गुलेट और ये है ग्लॉटिस यानी ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। अब क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं, अब हम लेते हैं किसके बारे में? फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स ओपन होती है, गुलेट के द्वारा ओपन होती है ईसोफेगस में। किस में ओपन होती है? ईसोफेगस में। यहाँ आप देखो ईसोफेगस, ग्रसनी पीछे की तरफ ईसोफेगस में ओपन होती है। ईसोफेगस एक लंबी रचना है और जो है ये फैलने वाली रचना है और मोटी भित्ति की बनी हुई नलिका है। ठीक है। और यह ग्रीवा भाग, ये गर्दन वाला भाग है, तो ग्रीवा भाग में होते हुए चलती है आगे और किस में ओपन होगी? स्टमक में। ये इसका स्टमक वाला पार्ट है। ठीक है। लेकिन यह आप देखो यहाँ पर ये ग्रीवा वाले भाग में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। जब यह ग्रीवा वाले भाग को पार करती है तो ये भाग कौन सा आता है? वक्ष वाला भाग, थोरेक्स वाला पार्ट। तो थोरेक्स वाले पार्ट में स्टर्नम के नीचे, यहाँ लगभग क्या होगा? स्टर्नम, जिससे हमारी जो रिब्स हैं जुड़ी रहती हैं, तो पक्षियों में भी ये स्टर्नम है यहाँ पर। तो स्टर्नम के नीचे ईसोफेगस फूल करके क्या बनाती है? अन्नपुट। ये अन्नपुट बना रही है, अन्नपुट यानी क्रॉप बनाती है। ठीक है। ईसोफेगस का ही पीछे का भाग है क्रॉप, जो कहाँ बन रहा है? स्टर्नम के नीचे, थोरेसिक कैविटी में स्टर्नम के नीचे। अब ये क्रॉप किस प्रकार का है और इसका क्या कार्य है? क्रॉप पतली झिल्ली की संरचना है, द्विपालित संरचना है,
ये एक पाली, दो पाली, ठीक है। और ये पतली झिल्ली का संरचना है, अग्रंथिल भाग है। अग्रंथिल यानी कि ग्लैंड्स इसमें नहीं होती हैं, इसमें ग्लैंड्स नहीं होती हैं। तो इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? यह जो है भोजन को नम बनाता है। पक्षी दाने चुग रहा है तो दाने उसे पके पकाए तो दे नहीं रहे हैं, कच्चे दाने भी मिल रहे हैं उसको, है ना। तो ये जो भोजन जो इसने लिया है उसको स्टोर करता है यहाँ पर, और उसको क्या बनाता है? नम बनाता है। पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये अंदर की तरफ श्लेष्मा उपकला है इसमें। तो नमी जो है यहाँ पर क्रॉप में भोजन क्या बनता है? नम बनता है। इसके अलावा इसका जो और मेजर वर्क है वो ये है, नर और मादा दोनों पक्षियों में, नर और मादा दोनों पक्षियों में प्रजनन काल के समय यह उपकलीय स्तर यानी इसकी उपकला का जो स्तर है यह मोटा हो जाता है और पिजियन मिल्क का सिक्रीशन करता है। यहाँ मैंने मेंशन किया है पिजियन मिल्क का सिक्रीशन करता है। ये जो पिजियन मिल्क है ये कोई ग्लैंड से सिक्रीट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? क्रॉप ए ग्लैंड्यूलर है, यानी इसमें ग्रंथियाँ नहीं है। तो ये पिजियन मिल्क कोई ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित नहीं हो रहा है, बल्कि अन्नपुट की ही जो अंदर की स्तर है इसकी कोशिकाएं टूटती हैं, और इसकी कोशिकाओं के टूटने से पिजियन मिल्क बनता है। तो पिजियन मिल्क में जो केमिकल है वो क्या है? वसीय कोशिकाएं यानी फैट सेल्स हैं, वाटर है, प्रोटीन है, लिपिड है और भस्म है। और पिजियन मिल्क जो है ये मेमरी मिल्क के कंपेयर में अधिक पौष्टिक होता है। स्तनियों के दूध की अपेक्षा अधिक क्या होता है? पौष्टिक होता है। और यह जो है यह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से उत्पन्न प्रोलैक्टिन हार्मोन के उत्तेजित होने पर पिजियन मिल्क सिक्रीट होता है या बनता है इनकी कोशिकाओं के टूटने से। क्योंकि यह किस समय सिक्रीट होता है? केवल किस समय बनता है? हम सिक्रीट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, बनता है। किस समय बनता है? जब प्रजनन काल है। तो प्रजनन काल में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और प्रोलैक्टिन हार्मोन के निर्देश के अनुसार क्रॉप की जो अंदर की जो लेयर है, सेल्यूलर लेयर, वो टूटती है और पिजियन मिल्क का निर्माण करती है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे जो पक्षी है कबूतर, वो अपने बच्चों को, ये चोंच है जैसे बच्चे की चोंच है, तो ये अपनी चोंच इसके अंदर दे करके जो है इसको कुछ पिला रहा होता है, और उस समय इसकी गर्दन जो है, नर व मादा जो भी है इनके दोनों में ये पिजियन मिल्क बनता है, तो इनकी गर्दन जो है ऊपर उठती है, नॉर्मल होती है, ऊपर उठती है, नॉर्मल होती है। तो ये इस समय क्या कर रहा होता है? अपने बच्चों को पिजियन मिल्क जो है वो अपने चोंच के द्वारा पिजियन मिल्क जो है वो उन्हें पहुंचाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है इसका, पिजियन मिल्क, ठीक है। अब हम लेते हैं कि दो काम बताए मैंने। एक तो कि हमेशा तो ये क्या करता है, अनाज जो इसने, दाने जो इसने चुगे हैं उस भोजन को नम बना कर रखना ताकि वो आगे पाचन आसानी से हो सके। और दूसरा क्या बताया, प्रजनन काल के टाइम पर पिजियन मिल्क को बनाना या स्त्रावण करना, ये इसका कार्य है, ठीक है। अब हम लेते हैं कि ये क्रॉप जो है ये आगे ओपन होता है किसमें? स्टमक में। तो क्रॉप किसका पार्ट है? ईसोफेगस का ही पार्ट है। अब क्रॉप आगे ओपन किस में होता है? स्टमक में। आप यहाँ पर देखो, स्टमक जो है ये इसका ये पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट, और पीछे ये वाला पार्ट जो बीन शेप का है। तो ये स्टमक दो भागों में बंटा है। वो दो भागों के नाम क्या क्या हैं? आगे का भाग कहलाता है प्रोवेंट्रिकुलस और पीछे का भाग कहलाता है गिजार्ड। प्रोवेंट्रिकुलस एंड गिजार्ड। जनरली हम स्टमक के जो नाम हैं वो क्या बताते हैं? कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। लेकिन पक्षी में ये दो नाम क्या हैं? प्रोवेंट्रिकुलस एंड गिजार्ड। ये प्रोवेंट्रिकुलस है और ये गिजार्ड वाला भाग है। अब हम दोनों को एक एक करके लेते हैं। प्रोवेंट्रिकुलस जो है वो यहाँ देखो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, नलिकाकार संरचना है, मोटी भित्ति का है। ईसोफेगस भी मोटी भित्ति की थी, बीच में क्रॉप पतली भित्ति का आया था, ठीक है। तो प्रोवेंट्रिकुलस जो है वो छोटा पार्ट है, नलिकाकार पार्ट है, मोटी भित्ति का पार्ट है, ग्रंथिल उपकला से स्तरित है, यानी इसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं
और कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या काम होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करना, जिससे भोजन को माध्यम क्या मिलेगा? एसिडिक मीडियम मिलेगा। और जो है टाइलिन एंजाइम सिक्रीट करना। ठीक है, तो ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है प्रोवेंट्रिकुलस में। उसके बाद में भोजन पहुंचता है कहाँ पर? गिजार्ड में। तो गिजार्ड जो है ये बीन के शेप की संरचना है और गिजार्ड के अंदर छोटे छोटे स्टोन्स उपस्थित होते हैं। जब पक्षी दाने चुगता है तो दानों के साथ साथ में बीच बीच में वो छोटे पत्थर भी अपने में चोंच के द्वारा लेता है और वो पत्थर यहाँ गिजार्ड वाले भाग में स्टोर रहते हैं। ठीक है, और गिजार्ड का जो मेम्ब्रेन है ये बहुत मोटी होती है, और मेम्ब्रेन मोटी है तो ये अवकाशिका क्या हो गई? छोटी। और अंदर की तरफ यहाँ पर हॉर्नी उभार, श्रृंगीय उभार होते हैं। तो इसके अंदर छोटे छोटे कंकर हैं और अंदर की तरफ श्रृंगीय उभार हैं। और जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, यानी संकुचित होगा फैलेगा, संकुचित होगा फैलेगा। अब भोजन नम बन चुका है क्रॉप में, क्रॉप वाले पार्ट में भोजन नम बन गया। नम भोजन प्रोवेंट्रिकुलस से होते हुए आता है गिजार्ड में। तो यहाँ पर उस भोजन का ग्राइंडिंग का काम होता है, जैसे मिक्सी में ग्राइंडिंग होती है तो उस तरह से गिजार्ड में उस भोजन का जो है ग्राइंडिंग का काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया गिजार्ड वाला पार्ट। अब जो स्टमक जो है प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड पार्ट हो गया। अब ये स्टमक ओपन होता है इंटेस्टाइन में, और इसके द्वारा किसके द्वारा? गिजार्ड का जो लास्ट पार्ट है वो क्या कहलाएगा? पाइलोरिक वल्व। और पाइलोरिक वल्व के द्वारा ये ओपन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी इंटेस्टाइन जो है वो दो भागों में बटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाले पार्ट है ड्यूडिनम एंड इलियम। ड्यूडिनम जो है ये यू शेप की संरचना होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो यू शेप का होता है, जो इलियम के तुलना में छोटी होती है। और पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी शुदांत्र है वो लगभग, यहाँ मैंने मेंशन किया है, लगभग 75 सेंटीमीटर लंबी होती है शुदांत्र। तो इसमें आगे का जो पार्ट है वो क्या है? ड्यूडिनम। और पीछे का जो पार्ट है वो क्या है? इलियम। ड्यूडिनम में मुख्य होता है भोजन का पाचन। तो लगभग भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है ड्यूडिनम में, और पचित भोजन का अवशोषण होता है इलियम में। पचित भोजन का अवशोषण किस में होता है? इलियम में। अब हम एक एक लेकर करते हैं। ड्यूडिनम जो है ये कैसी संरचना है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मोटी भित्ति की संरचना है, यू का शेप बना रही है, ये यू आकृति बना रही है। यहाँ आप देखो ड्यूडिनम में ओपन होती हैं दो बाइल डक्ट्स, ये एक और ये दूसरी, अलग अलग भुजाओं में ड्यूडेनम के। इसके अलावा इस यू शेप के बीच में यहाँ पर है पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज से 3 पेनक्रिएटिक डक्ट ओपन होती हैं ड्यूडेनम के दूरस्थ वाली भुजा में। तो बाइल जूस का काम होता है क्या? एल्कलाइन मीडियम प्रदान करना। यहाँ प्रोवेंट्रिकुलस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हुआ था, तो यहाँ पर भोजन का माध्यम क्या था? एसिडिक, क्योंकि यहाँ जो एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। लेकिन ड्यूडेनम के अंदर जो पेनक्रियाज से आने वाले जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, और ये एल्कलाइन मीडियम किससे प्रोवाइड होता है? बाइल जूस से। तो यहाँ पर ओपनिंग है 2 बाइल डक्ट के द्वारा बाइल जूस आ रहा है ड्यूडेनम में, और 3 पेनक्रिएटिक डक्ट के द्वारा एंजाइम्स आ रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इनमें सभी प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का पूर्ण पाचन करेंगे। तो इस तरह से पूर्ण पाचन किसमें हो जाता है? ड्यूडेनम में। अब ये जो पचित भोजन है ये पहुंचता है किसमें? इलियम में। इलियम हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और इसमें जैसे मैंने बताया समान व्यास की, यहाँ आप देखो डायग्राम में इसका व्यास लगभग समान है, कुंडलित संरचना है। इसका मेन फंक्शन है पचित भोजन का अवशोषण। तो इसकी जो अंदर की जो सतह है उसमें क्या पाए जाते हैं? माइक्रोविलाय, ये अंगुली समान संरचनाएं पाई जाती हैं, विलाय। और इस विलाय का क्या फंक्शन होगा? ये जो है एब्जॉर्प्शन के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं। ये जितना ज़्यादा अंदर ये अंगुली जैसे प्रोजेक्शंस होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? क्षेत्रफल ज़्यादा होगा इसका, और पचित भोजन का अवशोषण होगा। ठीक है, तो हमें इलियम में
क्या क्या बताना है। एक तो इसका व्यास समान है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसका मेन काम है पचित भोजन का अवशोषण करना, और इसके अंदर की जो उपकला है उसमें अंगुली समान संरचनाएं यानी विलाए पाए जाते हैं। अब हम लेते हैं, यहाँ देखो आप, ये इलियम ओपन होती है किसमें, बड़ी आंत्र में, और बड़ी आंत्र में एक ही पार्ट है रेक्टम, लेकिन यहाँ जहाँ ये रेक्टम में ओपन हो रही है तो यहाँ पाए जाते हैं दोनों साइड में रेक्टल सीका, एक जोड़ी रेक्टल सीका। सीका मतलब होता है अंधनाल, ठीक है। यहाँ आप देखो ये किस तरह की स्ट्रक्चर है, इस तरह से दो है, तो एक जोड़ी है, छोटी है, शंकु आकार कोन शेप की है, अंधनाल क्योंकि ये बंद है बाहर से, ठीक है, तो ये कहलाती है मलाशय सीका। दो इनके जंक्शन पर होता है मलाशय सीका, और बाद में ये ओपन होती है किसमें, रेक्टम में। तो रेक्टम कैसा है, छोटी नलिकाकार संरचना है, और ये रेक्टम ओपन होता है किसमें, क्लोइका में। रेक्टम किसमें ओपन होता है, क्लोइका में, अवस्कर में। और अवस्कर जो है ये आहार नाल का अंतिम भाग है। अवस्कर जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, कॉप्रोडियम, 3 कक्ष होते हैं, कॉप्रोडियम, यूरोडियम एंड कॉप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम, ठीक है। तो कॉप्रोडियम तो वो भाग है जिसके अंदर मलाशय खुलता है, कॉप्रोडियम वो भाग है जिसमें मलाशय खुलता है। यूरोडियम वो भाग है जिसके अंदर मूत्र वाहिनियाँ और जनन वाहिनियाँ खुलती हैं। यहाँ आप देखो ये मूत्र वाहिनी, यूरिटर इसमें ओपन हो रहा है, मूत्र वाहिनी और जनन वाहिनियाँ खुलती हैं, तो ये भाग क्या कहलाएगा, यूरोडियम। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो क्या अंतिम कक्ष जो है वो क्या कहलाएगा, प्रोक्टोडियम। और प्रोक्टोडियम के बाद में ये क्लोइकल अपर्चर के द्वारा बाहर ओपन होती है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर क्लोइका के एक साइड में बुर्सा फैब्रिसिल है, ये उभार है बुर्सा फैब्रिसिल। ये बुर्सा फैब्रिसिल जो है यह केवल अवयस्क पक्षियों में पाया जाता है, इमेच्योर बर्ड्स हैं उनमें पाया जाता है। लैंगिक परिपक्वता आने से पहले ही ये क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। सेक्सुअली मैच्योर होने से पहले ये जो है ये अदृश्य हो जाता है। और इसका क्या कार्य है, बुर्सा फैब्रिसिल का क्या कार्य है, यहाँ मैंने छोटे में मेंशन किया है। ये सारी चीज़ें नॉट प्रेजेंट इन एडल्ट, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी होने से पहले ये डिसअपियर हो जाता है। तो ये किस में है, शिशु अवस्था में ही होगा। इसे क्लोइकल थाइमस भी कहते हैं। थाइमस ग्लैंड का काम होता है लिम्फोसाइट सिक्रीट करना। इसको क्लोइकल थाइमस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्लोइका से जुड़ा हुआ भाग है, ग्लैंड है, और ये ग्लैंड जो है ये लिम्फोसाइट सिक्रीट करती है, लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। और लिम्फोसाइट का क्या काम है, संक्रमणों से सुरक्षा करना, इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है शिशु जो पक्षी हैं उनमें। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर हमें मेंशन करना है, बुर्सा फैब्रिसिल, जिसे क्लोइकल थाइमस भी कहते हैं, जो लिम्फोसाइट बनाता है और जो एडल्ट में नहीं पाया जाता है, केवल इनके जो शिशु अवस्था है, यानी जब तक सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता पक्षी तब तक उनमें ये पाया जाता है और उनको इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करता है लिम्फोसाइट्स बना करके। अब हम लेते हैं इसमें पाई जाने वाली ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स की हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मुख गुहा से। मुख गुहा में हमने क्या पढ़ा, श्लेष्म ग्रंथियाँ, म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड वैसे पूरी एलिमेंट्री कैनाल में अंदर तक होती हैं, क्योंकि पूरी एलिमेंट्री कैनाल को अंदर से जो है नम होना होता है, तो श्लेष्मा होती है अंदर की तरफ, तो श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद आता है जठर यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो होती है प्रोवेंट्रिकुलस वाले भाग में, स्टमक के प्रोवेंट्रिकुलस वाले भाग में। और जठर ग्रंथि जैसे मैंने बताया क्या सिक्रीट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टाइलिन एंजाइम सिक्रीट करती है। उसके बाद में हम आते हैं थर्ड, ये लीवर। लीवर जो है, जहाँ भी लीवर आएगा आप उसको लिख सकते हो कि ये बड़ी संरचना है और ये लाल रंग की है। तो ये बड़ी गहरे लाल रंग की संरचना है। यहाँ इसमें पक्षियों में यह बाइलोब्ड होती है, द्विपालित। क्या है ये, द्विपालित, 2 पालियों की बनी हुई संरचना है। और इसमें कुफर सेल्स होती हैं। कुफर सेल्स का काम होता है बाइल जूस को बनाना, ठीक है।
और बाइल जूस बनकर, वैसे नॉर्मली एक गॉल ब्लेडर नाम की संरचना होती है जिसके अंदर बाइल जूस स्टोर रहता है, लेकिन यहाँ पर बाइल जूस बनता है पर पक्षियों के अंदर गॉल ब्लेडर नहीं होता, यानी पित्ताशय नहीं होता है, पित्ताशय नहीं होता है। गॉल ब्लेडर, इसमें आप देखो गॉल ब्लेडर कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है, तो गॉल ब्लेडर इसमें नहीं होता है, लेकिन पित्त का निर्माण होता है। और यह जो बाइल जूस है ये 2 डक्ट के द्वारा ड्यूडिनम की दोनों भुजाओं में पहुंचाया जा रहा है। बाइल जूस के अंदर अपने स्वयं के कोई एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है पाचन के लिए, क्योंकि यह एल्कलाइन नेचर का होता है और और पैनक्रियाज से आने वाले जो एंजाइम हैं वो एल्कलाइन माध्यम में ही सक्रिय होते हैं, इसीलिए यह डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है बाइल जूस, ठीक है। अब हम लेते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है ये कहाँ उपस्थित है, ये जो यू के आकार के ड्यूडेनम है इसके बीच में, दोनों भुजाओं के मध्य में उपस्थित है। ये पैनक्रियाज जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह का कार्य कर रही है। यहाँ पर क्योंकि इसमें डक्ट हैं तो यहाँ पर यह क्या है, एक्टोक्राइन, यहाँ पर यह जो है एक्टोक्राइन ग्लैंड का काम करती है, और यहाँ पर ये 3 डक्ट के द्वारा किसमें ओपन हो रही है, ड्यूडेनम की दूरस्थ भुजा में, ड्यूडेनम की दूरस्थ भुजा में यानी दूरस्थ भाग में यह अपने एंजाइम जो है ये पहुँचाती है। और इसके अंदर भोजन को पचाने वाले 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन करते हैं। और जैसे मैंने बताया मैक्सिमम डाइजेशन हो गया ड्यूडेनम में, एब्जॉर्प्शन हो गया इलियम में, और उसके बाद में अपचित भोजन जो है वो पहुंचा दिया जाता है कहाँ पर, रेक्टम में। और क्लोइका, रेक्टम ओपन होता है क्लोइका वाले भाग में, और क्लोइका के थ्रू, क्लोइकल अपर्चर के थ्रू जो है अपशिष्ट पदार्थ को जो है बाहर त्याग दिया जाता है। एक चीज़ और है इसके अंदर, पक्षियों में जो उपापचय है, उपापचय दर अत्यधिक होती है। जैसे हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा कि इसमें रेस्पिरेटरी रेट अधिक है क्योंकि इसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इनके भोजन की आवश्यकता अन्य कशेरुओं की अपेक्षा अधिक है, अदर कॉर्डेट्स की अपेक्षा इसमें भोजन की आवश्यकता भी अधिक है, इसीलिए यह अपने वजन से आधा या अधिक मात्रा में भोजन प्रतिदिन करते हैं, ठीक है। तो ये 2 डायग्राम, इसके सहायता से आप पूरा जो है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।